जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पटेल सर कोरबा। आज हम लोग कक्षा 10वीं का संभावित प्रश्न पत्र विषय आपके विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें किस प्रकार से प्रश्न आने की संभावना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है प्रश्न पत्र विज्ञान छत्तीसगढ़ कक्षा 10वीं। समय आपका 3 घंटे मिलता है आपको और 75 पूर्णांक के आपके प्रश्न होते हैं। यहाँ पर इसके कुछ कह सकते हैं आप निर्देश के बारे में दिया गया है। इसको आप पढ़ेंगे, आपके परीक्षा बोर्ड में है, पढ़ सकते हैं। इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में भी लिखा हुआ होता है। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि किसी बड़े कृषि वाले इलाके से सारी कीट भक्षी पक्षियों को या चिड़ियाओं को हटा दिया जाए तो क्या होगा। ये तो एकदम इजी है भाई। यदि कोई क्षेत्र में फसल लगा हुआ है और फसल लगा हुआ है उस क्षेत्र से आप सारी कीट भक्षी जो चिड़िया है, कीट भक्षी चिड़िया का अर्थ क्या होता है, जो कीड़े को खाते हैं, है ना, इसको यदि आप हटा देंगे तो क्या होगा। तो फसल का उत्पादन बढ़ेगा क्या? बिल्कुल, फसल का उत्पादन घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, है ना। कीटों का प्रकोप बढ़ेगा, बिल्कुल कीटों का प्रकोप बढ़ेगा। यदि आप कीट भक्षी जो पक्षी है उसको हटा देते हैं तो वहाँ पर जो कीड़ों की संख्या है वो जो है बढ़ जाएगी, और कीड़ों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा, आपकी फसल जो है खराब हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है लैंगिक प्रजनन से, जो लैंगिक प्रजनन है उनसे क्या होगा। तो लैंगिक प्रजनन से जो है आपकी विभिन्नताएं आएगी, बिल्कुल विभिन्नता आ सकती है। और क्या होगा भाई, और नर एवं मादा जनन कोशिकांगों में निषेचन से युग्मज बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। लैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा जो है भाग लेते हैं और दोनों के जो है अंडाणु और शुक्राणु से मिल करके जो है एक नया जो है एक क्या बोलते हैं भ्रूण बनता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको। ठीक है। अगला लिखा हुआ है बॉक्साइड अयस्क का सूत्र है। जो आपका बॉक्साइड अयस्क होता है, इस बॉक्साइड अयस्क का सूत्र क्या होगा। तो बॉक्साइड अयस्क का सूत्र होगा आपका क्या हो सकता है भाई बॉक्साइड अयस्क। ये तो मैग्नीशियम है, ये जो है आपके आयरन है, और ये जो है ये इसके बारे में मुझे ध्यान नहीं है क्या है। तो आपका ये जो आंसर है आपका Al2O3 2H2O, ये जो है आपके बॉक्साइड अयस्क का जो है सूत्र आपका दिखा है। ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया था। आधुनिक आवर्त सारणी या फिर आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, ये तो एकदम इजी है। ये जो है आपके मोसले थे, मोसले ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी प्रतिपादित किया था। मेडलिप ने भी आवर्त सारणी प्रतिपादित किया था, लेकिन यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने प्रतिपादित किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय का क्या कारण हो सकता है। लार का पीएच मान 6.5 हो जाना, 6.5 होगा तो क्या होगा, तो फिर क्षार की ओर जाने लगेगा। 7 तो न्यूट्रल है, 5.5 से कम हो जाना, 7.5 से अधिक होगा। 7.5 से अधिक होगा तो क्षार होगा। तो 5.5 से यदि कम होता है, यदि 5.5 से कम होता है यदि मनुष्य का लार, तो यहाँ पर जो है यही जो है आपके दंत क्षय का कारण बनेगा। जो दांत होता है वो सड़कर पूरा खत्म हो जाता है, उसका कारण आपका लार का पीएच मान कम हो जाना है। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए लिखा है। यहाँ पर लिखा है एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम। तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। ये तो आपको भी पता है, जिसे सिरका बोलते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद दूसरा लिखा है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत जो प्रतिरोध होता है, जो आपके प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो लगाया जाता है, उसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो उसका एसआई मात्रक होगा आपका ओम। क्या होगा आपका ओम होगा। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस। जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको गर्म करते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। O2 गैस प्राप्त होती है, आपको तो पता ही है। ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग गर्म करते हैं तो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वे जीव जो हरे भरे पेड़ पौधों को खाते हैं खालिस्तान उपभोक्ता कहलाते हैं। तो क्या उपभोक्ता कहलाएंगे भाई। ये हरे भरे पेड़ पौधे को जो जीव खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, क्योंकि यही जो है हरे पेड़ पौधे को खाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग क्या आते हैं, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य क्या होता है, सर्वाहारी होता है, क्योंकि मांस भी खाता है और हरे पेड़ पौधे भी खाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। इसकी अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी 4D। डी क्या होती है यहाँ पर, डी जो होती है डायोप्टर होती है। ठीक है ना, जो लेंस को मापने की यूनिट होती है इसको जो है डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ होता है डायोप्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उचित संबंध जोड़िए।
उचित संबंध जोड़िए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आंसर भी दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण जो है यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ई में जाएगा, यानी कि वाहन के हेडलाइट में जो है आपके अवतल दर्पण लगे हुए होते हैं। जैसे आप गाड़ी में देखिएगा, गाड़ी के सामने जो हेडलाइट होता है उसका सामने इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है, लेकिन यहाँ पर दर्पण की बात करें उसके बाद उसके अंदर देखिएगा तो इस प्रकार से खोखली भाग होती है, जहाँ पर इस प्रकार से लाइट लगी होती है। यहाँ पर देखिएगा तो ये दर्पण के समान चमकता रहता है, यही क्या है आपका अवतल दर्पण है। आ रही बात समझ में। दूसरा लिखा हुआ है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है भाई? तो जीवाश्म ईंधन होता है आपका कोयला एवं पेट्रोल। जो कोयला एवं पेट्रोल जो होते हैं, जो कि आपके पृथ्वी से खोद कर निकाले जाते हैं, ये सब क्या है आपके जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है जल। जल क्या है? सीधी सी बात है, जल एक सर्वात्रिक विलयक है। इसमें आप शक्कर घोल लो, नमक घोल लो, कलर घोल लो, सब घुल जाते हैं, हर चीज़ घुल जाता है जल में, इसलिए जल क्या होगा आपका सर्वात्रिक विलयक होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 लिखा है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन किसने दिया था भाई? तो प्राकृतिक चयन आपको पता है आपके जो डार्विन का सिद्धांत है वही जो है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर आधारित है। और फ़ारेनहाइट पैमाना किसने दिया था? तो फ़ारेनहाइट पैमाना दिया था डेनियल ग्रेवियल ने, है ना। डेनियल ग्रेवियल ने क्या दिया था? आपके फ़ारेनहाइट पैमाना दिया था। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपके प्रदर्श प्रश्न पत्र के जो है क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम लिखिए। कोई दो पादप हार्मोन बताइएगा। तो पादप हार्मोन, कोई दो पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? तो दो पादप हार्मोन है आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है ना। यहाँ पर 3 पादप हार्मोन के नाम बताया गया है, एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन। इसके उपयोग के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे यदि इसमें होगा तो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपघटक किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो अपघटक किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ से, ये सेकंड क्वेश्चन है आपके, है ना, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। जैसे कि जीवाणु एवं कवक। जो जीव मरे हुए जीव को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग अपघटक कहते हैं, यदि एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं आपको तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? समुद्र से उत्पन्न होने वाली किन्हीं दो ऊर्जा के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। सॉरी, यहाँ पर आपके जो परीक्षा बस उसमें क्वेश्चन नंबर 4 लिखा होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, तो सीधी सी बात है क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, समुद्र से उत्पन्न होने वाली किन्हीं दो ऊर्जा के नाम, तो कौन कौन सी ऊर्जा है? जो आपके समुद्र है, सी है, उससे जो है आपको एक ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, दूसरा जो है जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न आप कर सकते हैं। ज्वारी ऊर्जा यानी कि हवा से जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं, और विद्युत से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं, जिससे आप टरबाइन लगाकर जो है हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अध्याय 17 का ये क्वेश्चन है। उपयोग, विरंजक चूर्ण के दो उपयोग। तो पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए, जो पीने योग्य जो जल होता है, पीने योग्य जो पानी होता है जिसमें हम लोग क्लोरीन डाल के साफ करते हैं, यही जो है आपके जो पेयजल होते हैं उसको जो है रोगाणु मुक्त करने के लिए, उसको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सेकंड लिखा हुआ है वस्त्र उद्योग एवं कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। जो वस्त्र उद्योग होते हैं यानी कपड़े का उद्योग होता है, और जो कागज के उद्योग होता है उसमें विरंजक के रूप में यानी कि उसको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्यों? कोई दो कारण बताइए। कोई एक ही वर्ग है ना, वो आपने पढ़ा ये वर्ग होता है, और इधर जाएंगे तो ये आवर्त होता है ना, ये बहुत सारी आवर्त होती है। तो एक ही वर्ग में, इस प्रकार के एक ही वर्ग में उपस्थित जो तत्व होते हैं उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म किस प्रकार से समान होते हैं, उसके कोई दो कारण तो बताइए कम से कम, है ना। ये लिखा हुआ है देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन समान उपकक्ष में आते हैं। जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम उपकक्ष में, देखिए यदि आपके फर्स्ट वर्ग की बात करें तो उसके अंतिम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसमें जितने भी तत्व उपस्थित होंगे आपके उसमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसके उपकक्ष में एक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो सीधी सी बात है एक समान उपकक्ष में जो है समाप्त होगा वो। ठीक है। दूसरी बात क्या लिखा है, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। जो बाह्यतम कोष होता है यानी कि अंतिम कक्ष होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक बच रहा है तो सारे वर्ग, उस वर्ग के सारे तत्वों के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक बचेगा अंतिम कोष में। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, पुनः उसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद करता है। जो आप डीएनए वगैरह का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ है ना, उसी को तो आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, डीएनए को, है ना, डीएनए और आरएनए को ही। तो ये जो है इसका अध्ययन हमें फसल उत्पादन के लिए, जो फसल को प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है भाई। तो उत्तर लिखा हुआ है, आनुवांशिकी के अध्ययन से हमें अच्छे गुण वाले बीजों का चुनाव करके संकरण विधि से रोग प्रतिरोधी एवं उच्च उत्पादन वाले फसल के बीज प्राप्त कर सकते हैं। आप आनुवांशिकी का अध्ययन करेंगे, आनुवांशिकी का अध्ययन करेंगे तो हमें अच्छे गुण यानी कि बेस्ट क्वालिटी के जो बीज होते हैं वो प्राप्त हो सकता है। इसको हम लोग चुनाव कर सकते हैं, उसको पिक कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद संकरण विधि से, संकरण विधि यानी कि आपका क्रॉस जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से क्रॉस पढ़ाता था आपको मैं। उस क्रॉस के F1 पीढ़ी में, है ना, F1 पीढ़ी में संकरण विधि से रोगाणु या रोग प्रतिरोधकता वाले जो है बीज हम लोग बना सकते हैं और उससे जो है फसल उत्पादन, उस वाले फसल से बीज प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के जो बीज से हम लोग अच्छी उत्पादन जो है, अच्छी उत्पादकता वाली जो है फसल प्राप्त कर सकते हैं, हमारी फसल उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं, ये कहें तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, फ्यूज क्या है, यह किस पदार्थ का बना होता है। जो फ्यूज होता है उसे वो क्या होता है भाई, और वो बना किस पदार्थ से होता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा हुआ है, यह तांबा टीन सीसा के मिश्र धातु से बना तार होता है। जो फ्यूज होता है वह किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तो यह जो है आपके तांबा टीन सीसा के जो है मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। बना हुआ एक तार होता है जिसका गलनांक कम होता है, इसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि थोड़े से टेम्परेचर में ये गल जाता है, ठीक है। इसे विद्युत परिपथ में लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इस जो है फ्यूज को विद्युत परिपथ में, यानी कि आपके घर के जो बोर्ड है, सर्किट है, उस पर लाइव तार के साथ यानी कि मेन वायर के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है, जिससे परिपथ के तारों के लघुपथित हो जाने अथवा वोल्टेज की उतार चढ़ाव के कारण सीसा से अधिक धारा बहने पर वह पिघल कर टूट जाता है, जिससे जो है परिपथ में लगने वाला उपकरण सुरक्षित रह जाता है। यानी कि उस बोर्ड में यदि हाई वोल्ट की करंट प्रवाहित हो रही है, तो यदि हाई वोल्ट की करंट प्रवाहित होगी तो उस पर जो है लघुपथित होगा, वोल्टेज जो है के उतार चढ़ाव के कारण जो है अधिक धारा बहने लगेगी, जिससे जो आपका क्या बोलते हैं फ्यूज होता है, ये फ्यूज में जो है अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण वो पिघल कर टूट जाएगा। और जब पिघल कर टूटेगा तो आपके जो उस परिपथ में यानी कि जो उस बोर्ड में, उस सॉकेट में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह जो भी लगे हुए हैं, वो जो है सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि उसको जो हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिससे वो खराब नहीं होगा। क्यों हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो फ्यूज है वो कट जाएगा। जब फ्यूज कटेगा तो आगे विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, आप समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान स्पर्श करके किस प्रकार कर सकते हैं। तो एकदम इजी क्वेश्चन है ना। समतल दर्पण को छूना है तो उसका परावर्तक सतह समतल होगा, तो आपको पता चल जाएगा समतल दर्पण है। यदि आपको उभरा हुआ होता है, यदि परावर्तक सतह उभरा हुआ महसूस होता है तो वहाँ पर जो है वह उत्तल दर्पण होगा। यदि परावर्तक सतह जो है आपका दबा हुआ प्रतीत होता है तो वहाँ जो है आपका अवतल दर्पण होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 10, सौर कुकर बॉक्स को भीतर से काले रंग देते हैं। सौर कुकर का जो बॉक्स होता है उसको अंदर से जो है काले रंग से क्यों रखते हैं, या फिर सौर कुकर के बॉक्स को कांच की शीट से ढकते हैं, क्यों ढकते हैं, और सौर कुकर बॉक्स में समतल दर्पण परावर्तक का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। तीनों क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। इसमें आपके जो प्रदर्श प्रश्न पत्र है उसमें केवल यही क्वेश्चन पूछा गया है, सौर कुकर बॉक्स को भीतर से काले रंग देते हैं, ये क्यों देते हैं, है ना। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। जो काला रंग होता है वो जो है ऊष्मा को जल्दी अडॉप्ट करता है और अच्छे से अडॉप्ट करता है, ठीक है ना। और उसका सेकंड क्वेश्चन था, कांच की शीट बॉक्स के अंदर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। जो कांच की शीट होती है वो प्रकाश को अंदर तो जाने देती है, लेकिन उसकी टेम्परेचर को बाहर आने नहीं देती है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और इसमें एक और क्वेश्चन था जिसका उत्तर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सौर कुकर बॉक्स में समतल दर्पण परावर्तक उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है समतल दर्पण होता है ना, वो अपनी पूरी प्रकाश को जो है परावर्तित कर देता है, इसलिए जो है उसका उपयोग किया जाता है समतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कुछ पदार्थ के पीएच मान निम्नलिखित हैं, ठीक है ना। कुछ पदार्थ का पीएच मान दिया गया है, क्या क्या मान दिया गया है देखते हैं। सारणी में दिए गए आंकड़े
का विश्लेषण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सारणी में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उसको जो है आप विश्लेषित कीजिए, उसको देखिए और जो है कुछ उत्तर दीजिए। क्या क्या उत्तर है, जैसे कि लिखा हुआ है किन पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है, किन पदार्थ की प्रकृति अम्लीय और किन पदार्थ की प्रकृति उदासीन है। एकदम इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि आपको इसको बनाने में दिक्कत हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपको 10th में शायद ही आप पास हो पाएंगे, यदि इसको आप नहीं बना पाते हैं तो। देखिए यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। खाने का सोडा जिसका pH मान 8.2 होता है, तो 7 से यदि ऊपर जाता है pH मान 7 से ऊपर जाता है तो क्षार होता है ना, और 7 से नीचे जाता है तो क्या होता है, ये अम्ल होता है। ठीक है, तो आप 7 से नीचे है तो वो अम्ल होगा, 7 से ऊपर है तो क्षार होगा, और 7 में हो तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। खाने का सोडा का pH मान 8.2 है, मतलब ये तो क्षार है, सीधी सी बात है, हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया। नींबू का रस जिसका pH मान 2.2 है तो ये अम्ल है, आपको पता चल गया ये, है ना। सिरका का pH मान 5.5 है, मतलब ये भी अम्ल है। ठीक है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका pH मान 13 है तो ये तो क्षार है, पूरी तरीके से क्षार है। उस सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है तो पूरा क्षार है। पानी का pH मान 7 होता है तो ये तो उदासीन है ना। ये तो आपको पूरी तरह से पता चल गया। अब जितना क्वेश्चन था इसी के बारे में क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए वही लिखा है, खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, क्षार है। दूसरा नींबू का रस ये अम्ल है, और सिरका जो है वो अम्ल है, और तीसरा उदासीन क्या है, तो पानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 तत्वों का परमाणु क्रमांक। आपके क्वेश्चन नंबर 11 का 3 तत्वों का परमाणु क्रमांक, आप यदि आपके पास परीक्षा बोध होगा तो आप निकाल के बैठिए, उसी से मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 3 तत्वों का परमाणु क्रमांक क्रमशः 5, 7 एवं 10 है। बताइए कौन सा तत्व 18 वर्ग का है। तो सीधी सी बात है, जिसका अष्टक पूर्ण होगा वो 18 वर्ग का तत्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा तत्व वर्ग 15 का है और कौन सा तत्व वर्ग 13 का है। चलिए देख लेते हैं तीनों प्रश्नों के उत्तर। ये सभी तत्व किस आवर्त के हैं, और ये जितने भी तत्व हैं सभी कौन से आवर्त के हैं। तो देखिए जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, परमाणु क्रमांक 10, परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु क्रमांक 5, ये 3 प्रकार के परमाणु क्रमांक दिए गए थे आपके क्वेश्चन में। आपको दिखा दूं, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 5, 7 और 10 ये तीनों परमाणु क्रमांक आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, परमाणु संख्या 10, परमाणु संख्या 7 और परमाणु संख्या 5। ये सभी तत्व द्वितीय आवर्त के हैं। जितने भी तत्व हैं ये सभी जो है द्वितीय आवर्त के हैं। ठीक है ना, एक होता है वर्ग और दूसरा इधर का होता है आवर्त, तो ये दूसरे आवर्त की जो है तत्व हैं सारे तत्व। ठीक है ना, और आ रही बात समझ में, ये सभी जो है द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। और इसमें क्या बोला था, इसका एक और क्वेश्चन था। देखिए इसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इसका ये था, कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, कौन सा तत्व वर्ग 13 का है और कौन सा तत्व वर्ग 18 का है। तो सीधी सी बात है, जिसके परमाणु क्रमांक 10 है यानी कि 2 और 8, तो यही वर्ग 18 का तत्व है, आपको पता चल गया। ठीक है ना, और ये 7 और 5 की बात करें तो 7 और 5 जो है इसमें जो है इसका निकालेंगे तो 2 और 5 बराबर 7 होगा, और इसका निकालेंगे तो 2 और 3 बराबर जो है 5, तो ये वर्ग 13 का तत्व होगा। यहाँ पर कौन सा वर्ग लिखा गया था, 1 मिनट देखते हैं। यहाँ पर वर्ग 13 जिसमें 3 बच रहा है, वर्ग 15 जिसमें 5 बच रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। यदि कोई कन्फ्यूजन होगी तो बताइएगा मुझे, पुनः जो है सॉर्ट आउट करूँगा, क्योंकि ये दोनों के बारे में मुझे भी कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है ना, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा ही इसका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके 12 है। सजाती एवं समृद्धि लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सजाती और समृद्धि समझते हैं, क्या होता है सजाती और क्या होता है आपका समृद्धि। समजात अंग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो जंतु तथा जीवों के वे अंग या रचनाएं जो रचना तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं लेकिन अलग अलग कार्य के कारण बाह्य रूप में अलग अलग दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तथा अंगों की यह समानता समजातता यानी कि होमोलॉजी कहलाती है। मेढक के अग्रपाद, सील फ्लिपर्स, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद तथा मोल के अग्रपाद, ये सभी जो है समजात अंग के उदाहरण है। क्यों उदाहरण है, क्योंकि ये समान अस्थि ह्यूमरस, रेडियो अल्ना कार्पल्स, मेटाकार्पल्स से बने होते हैं, लेकिन इसके कार्य अलग अलग होते हैं। आ रही बात समझ में। जैसे मैंने उदाहरण देकर इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में समझा दिया है, मेरे इस चैनल में वीडियो पड़ा है, उसमें पूरी डिटेल में इस क्वेश्चन को समझा चुका हूँ। यदि समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, उसको पुनः डिटेल में समझाएंगे आपको। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है समृद्धि अंग किसे कहते हैं। तो समृद्धि अंग किसे कहेंगे भाई, तो जीव के उन अंग या संरचना जो रचना तथा उत्पत्ति विभिन्नता होते हुए भी कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं।
ऐसे अंग जो कि संरचना में अलग अलग संरचना से बने होंगे लेकिन कार्य एक समान करेंगे, जैसे कि उसी को हम लोग समवृत्तीय अंग कहते हैं। इस प्रकार की समानता समवृत्तता यानी कि एनोलॉजी कहलाती है। जैसे कि तितली के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख, ये तीनों अलग अलग चीज़ से बने हुए हैं लेकिन कार्य क्या करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं, है ना। इसमें रचना तथा उत्पत्ति की दृष्टि से पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जैसे कि तितली के पंख जो होता है काइटिन से बना होता है, मनुष्य का जो है पंख यानी कि हाथ जो होता है वो हड्डी वगैरह से बने होते हैं। अग्रपात चलने वाला था चमगादड़ के पंख उसके उंगली के बीच की त्वचा से बने होते हैं। देखिए समवृत्ति की बात करेगा तो समवृत्ति में क्या होगा, समवृत्ति यदि बात करता है तो इसमें जो है उसकी उत्पत्ति रचना अलग अलग होगी लेकिन कार्य में समानता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और समजात बोलेगा तो समजात उसकी उत्पत्ति समान होगी, कार्य अलग अलग होगा। आ रही बात समझ में? अगर नहीं समझ आएगी तो कमेंट करके बताइएगा, पुनः आपको समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है उसका, अथवा क्वेश्चन नंबर 12 का, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, चलिए समझाते हैं आपको। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है लंबा पौधे और बौने पौधे के बारे में, है ना। ये सब क्या है आपके प्रभावी लक्षण को दर्शाएंगे, लंबे पौधे और बौने पौधे। यानी कि प्रथम एवं पीढ़ी में सारे पौधे अपने को लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। वो किस लिए प्राप्त होते हैं, क्योंकि लंबे पौधे अपना प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। दूसरा अप्रभावी लक्षण, जस्ट उसी का उल्टा, संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे कि लंबा पौधा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बड़ा टी और छोटा टी, यहाँ पर फिर बड़ा टी और यहाँ पर फिर छोटा टी, यानी कि दोनों जो है प्रभावी लक्षण। तो इसमें बड़े जो टी है ये आपका प्रभावी लक्षण है और ये छोटा टी है वो अप्रभावी लक्षण है आपका। आ रही बात समझ में? यानी कि प्रथम F1 पीढ़ी में जो अपना प्रभाव नहीं दिखाता है उसी को हम लोग जो है अप्रभावी लक्षण कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर लिखिए। यानी कि लैंगिक प्रजनन क्या है और अलैंगिक प्रजनन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, इस प्रजनन में होने वाली सभी कोशिकाएं विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि अलैंगिक प्रजनन में कोशिका विभाजन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर जो है समसूत्री विभाजन होगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को, छोटी छोटी ट्रिक है, भूल जाओगे इसको, है ना। जो समसूत्री विभाजन जहाँ पर होगा वहाँ पर जो है आपका अलैंगिक प्रजनन होगा। जबकि लैंगिक प्रजनन की बात करें तो इस प्रजनन में युग्मकों का निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब युग्मज का निर्माण होता है तो उस समय जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है आपके लैंगिक प्रजनन में। आ रही बात समझ में? दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसका, इस प्रजनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। सही बात है, बिल्कुल। अलैंगिक प्रजनन है तो केवल एक ही जीव भाग लेगा, जबकि लैंगिक प्रजनन है तो इस प्रकार के प्रजनन में 2 जीव यानी कि नर एवं मादा भाग लेते हैं, तब जाकर के आपका लैंगिक प्रजनन करते हैं। पॉइंट नंबर 3 बोलता है, इस प्रकार के प्रजनन से बना जीव अपने जनक के समान होता है। जो आपके लैंगिक प्रजनन में जो जीव बनता है वह जो है आपके जनक के समान दिखाई देता है, जनक के समान दिखाई देता है। जबकि लैंगिक प्रजनन, आपके अलैंगिक प्रजनन में जो जीव बनेगा आपके जनक के समान बनेगा, सेम टू सेम। लेकिन लैंगिक प्रजनन में थोड़ी सी विभिन्नता आती है। इस जनन से बना जीव अपने जनक से भिन्न होता है, यानी कि थोड़ी सी वेरिएशन, थोड़ी सी विभिन्नताएं उसमें जो है आती है। क्योंकि जैसे नर और मादा दोनों होंगे, उन दोनों को मिल करके जो है एक जीव बनेगा, तो वो दोनों के लक्षण जो है इसमें पाए जाएगी, यानी कि दोनों से भिन्न होंगे, वो दोनों के लक्षण थोड़े थोड़े प्रदर्शित करेंगे, उसी को हम लोग विभिन्नता कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, विकास की संभावना कम होती है। आपके अलैंगिक प्रजनन से बने जो जीव होते हैं उससे विकास की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन से जो जीव बनता है इसमें विकास की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इसमें वेरिएशन होती है, विभिन्नताएं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, यह प्रजनन का सरल विधि है। आपका अलैंगिक जो प्रजनन है ये जो है प्रजनन की सरल विधि है, जबकि आपकी लैंगिक प्रजनन है वो प्रजनन की जो है सामान्य विधि है। आप ध्यान में रखिएगा, सरल और सामान्य है, जटिल नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा लिखा हुआ है, आपके ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में आपका अंतर बताइए। ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर किस प्रकार से होता है हम देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सी श्वसन, यहाँ पर आपका अनाक्सी श्वसन लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जो है ऑक्सी श्वसन कहलाता है। जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो जो भोज्य पदार्थ होगा, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, उसी को हम लोग जो है ऑक्सी श्वसन कहेंगे। जबकि अनाक्सी श्वसन कहता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जो है आपका अनाक्सी श्वसन कहलाता है। यानी कि इसमें O2 उपस्थित होगा कह सकते हैं, इसमें O2 उपस्थित नहीं होगा, आप ये कह सकते हैं। ठीक है ना।
पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंत में CO2 तथा H2O बनता है। आपके जो ऑक्सीशोषण है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और अंतिम में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, ठीक है। जबकि आपके अनाक्सीशोषण में क्या होगा, इसमें ग्लूकोज जो होता है अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंत में CO2 और एल्कोहल बनता है। देखिए यहाँ पर जल बन रहा है, इसमें H2O और इसमें क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, यानी कि शराब बन रहा है, दारू बन रहा है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 बोला गया है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य दोनों में संपन्न होती है। जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों में संपन्न होगी। जबकि आपको जो है ऑक्सीशोषण है, इससे संपूर्ण प्रक्रम केवल कोशिका द्रव्य द्वारा संपन्न होता है। इसमें केवल कोशिका द्रव्य द्वारा जो है आपका अनाक्सीशोषण होता है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4, इसमें ATP अणु बनते हैं 38 यानी कि 38 ATP के अणु बनते हैं। इसमें केवल 2 ATP के अणु बनते हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के केवल 2 अणु बनते हैं। इसमें जो है 38 अणु बनते हैं ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उसके बाद लिखा हुआ है इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार के समीकरण द्वारा प्रदर्शित करेंगे ऑक्सीशोषण को, यहाँ पर लिखा हुआ है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है। इसमें हम लोग 12 यानी कि 6 अणु ऑक्सीजन के लेते हैं, ठीक है ना, 6 अणु ऑक्सीजन के लेते हैं तो 6 CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 6 H2O बनाता है, 6 अणु जल के बनाता है और जो है 686 किलो कैलोरी जो है आपकी ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन आपके अनाक्सीशोषण में क्या होता है, इसमें देखिए सेम टू सेम है, ग्लूकोज लिखा हुआ है C6H12O6, ये भी ग्लूकोज है। इसमें जो है आपके 2 C2H5OH यानी कि 2 अणु एल्कोहल के बनाता है और 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनाता है और 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि यहाँ पर 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऑक्सीशोषण में ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है PVC की संघनित संरचना क्या होगी। जो आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है इसकी संघनित संरचना क्या होगी, इसके 4 उपयोग लिखिए। इसके 4 उपयोग बताने हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड की 4 उपयोग क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एकदम इजी है, PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है ना। PVC बनने के लिए विनाइल क्लोराइड को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह भी ऊष्मा और रसायन के प्रति निष्क्रिय होता है। आपका जो PVC होता है इसको बनाने के लिए जो है विनाइल क्लोराइड को जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं, तब जो है यहाँ पर जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है और ये जो है ऊष्मा और रसायन के प्रति जो है निष्क्रिय होता है, यानी कि इनएक्टिव होता है, क्रिया नहीं करता है। इसकी संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगी, 2 कार्बन होंगे, बीच में डबल बॉन्ड बना रहेगा, उसके बाद 1 क्लोरीन और उसके बाद 3 हाइड्रोजन आपस में बंध रहेंगे। ये है आपका विनाइल क्लोराइड, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है इसका, ये विनाइल क्लोराइड है। इसको उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं। जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस विनाइल क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो यहाँ पर जो है आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनती है, जो कि संरचना कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर 4 कार्बन आएंगे, 2 क्लोरीन होती है आपकी, सॉरी 1 ही क्लोरीन है, हाँ 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन होती है और 6 आपके हाइड्रोजन होते हैं, 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड की संरचना लिखें तो यहाँ पर जो है Cl2 होगा, क्लोरीन 2 होगा, है ना, कार्बन 4 होगा और हाइड्रोजन जो है 6 होगा, ठीक है। इस प्रकार पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है आप हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग कहाँ पर करते हैं भाई, तो देखिए कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। रेनकोट यानी कि बरसाती, जो कि आपके बारिश के समय में आप पहनते हो, उसी को रेनकोट बनाने के लिए जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है ना। टेबल कवर जो होता है, जो टेबल में कवर लगा हुआ होता है, उसको बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल के में लगने वाला जो मडगार्ड होता है, सामने जो मिट्टी होती है वहाँ मिट्टी ना पड़े करके लगाते हैं मडगार्ड के रूप में, उसको बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का। जो बच्चे खिलौने खेलते हैं इसको बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हाथ के दस्ताने, जो हाथ में जो दस्ताने होते हैं उसको बनाने के लिए जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग करते हैं। केबल तार या विद्युतीय सामान की कोटिंग में लगने वाला पदार्थ, यानी कि जो केबल तार होता है उस पर जो मोटा सा कवर लगा होता है उसको जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाते हैं। और कोटिंग करने के लिए, यानी कि तार के ऊपर जो है परत चढ़ाने के लिए प्लास्टिक की, उसके लिए भी हम लोग जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं,
ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिरके से एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है ना। इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। लंबा क्वेश्चन है, एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, अथवा सिरके से एथेनॉल का निर्माण निम्न बिंदु में समझाइए। ये क्वेश्चन जो है आपके आया हुआ है प्रदर्श में, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर नामांकित चित्र लिखा हुआ है और आपका विधि का वर्णन लिखा हुआ है। नामांकित चित्र बनाना है और विधि का वर्णन बताना है कि किस प्रकार से जो है क्रियाएं होती है। तो लिखा हुआ है सिरे से एल्कोहल का निर्माण, जो आपके सिरे होती हैं यानी कि चाशनी होती है, उससे एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल बनाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें उसके जो है किण्वन से हम लोग क्या करते हैं, एथिल एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है ना। किण्वन के लिए सिरे यानी कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। इस विधि को जो है निम्नलिखित पद के अनुसार जो है कंप्लीट करते हैं। जैसे कि एक आपका तनुकरण कक्ष होता है, यहाँ सिरे को जल द्वारा 8 से 10% तक तनु किया जाता है। जो तनुकरण कक्ष होता है उसमें जो सीरा होता है, चाशनी होता है, उसको जो है 8 से 10% तक जो है पंचट किया जाता है, यानी कि तनुकरण किया जाता है तनुकरण कक्ष में। उसके बाद किण्वन कक्ष होता है। यहाँ किण्वन क्रिया, यहाँ पर जो है किण्वन कक्ष होती है 2 से 3 दिन में जो है पूर्ण हो जाती है, जो आपकी किण्वन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, इस कक्ष में ईस्ट होता है। ईस्ट का जो भोजन होता है वो अमोनियम सल्फेट होता है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ये जो है तनुकृत सिरा डाला जाता है। इस अमोनियम सल्फेट में जो है तनुकृत जो है सिरा आपका डाल दिया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ जो है परितोषक स्तंभ में जाता है। परितोषक स्तंभ में जाकर यहाँ पर जो है इसको शुद्ध किया जाता है। उसके बाद विश्लेषण कक्ष में इसको पहुँचाया जाता है। विश्लेषक कक्ष में यहाँ पर विश्लेषण क्रिया होती है। वह बना हुआ ग्लूकोज जल भाप से क्रिया कर एथिल एल्कोहल का निर्माण करता है, जिसे जो है संधारित्र में जो है एकत्रित किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है संधारित्र जो है संग्रहण क्रिया द्वारा 90% एथिल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, जिसे संधारित्र द्वारा संग्रहण किया जाता है, एकत्रित किया जाता है ना। इस क्रिया, ये जो क्रिया होती है निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। इसका जो है हम लोग रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है C12H22O11, ये क्या है आपका सुक्रोज का सूत्र है। इसमें जो है H2O मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं पंचट करने के लिए। उसके बाद इन्वर्टेज एंजाइम इसमें लगाया जाता है, जिससे जो है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है। और C6H12O6 इसी को ग्लूकोज को ही हम लोग फ्रक्टोज बोलते हैं, इससे फ्रक्टोज बनता है। अब इसी C6H12O6 को जाइमेज नामक एंजाइम मिलाया जाता है, तो जो है 2C2H5OH यानी कि एथेनॉल और प्लस 2CO2 यानी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपकी मुक्त होती है, ठीक है ना। इस प्रकार क्रिया के अंत में जो एल्कोहल प्राप्त होता है उसे वाष्प कहते हैं। इस प्रकार जो एल्कोहल प्राप्त होती है उसे वाष्प कहते हैं। वाष्प का आसवन कर 90% एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। इस एल्कोहल का परिशोध कर शुद्ध एल्कोहल प्राप्त करते हैं। इस एल्कोहल को परिशोध करके छान करके शुद्धिकरण करके हम लोग जो है शुद्ध एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। इस चित्र को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए लिखा है यहाँ पर, ये जो है आपका एक क्या बोलते हैं, बार है, एक टब है कह सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीरा मिलाते हैं। सीरा में जो है पानी मिला करके जो है इसको तनुकरण किया जाता है। इसी को तनुकरण कक्ष बोलते हैं। सॉरी, ये क्या है, ये तनुकरण कक्ष है। तनुकरण करने के पश्चात इसको जो है किण्वन कक्ष में भेजा जाता है। यहाँ पर जो है एक ईस्ट होता है, जिसमें जो है HNO4 2SO प्लस H2SO4 मिलाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है इसको किण्वन करने के पश्चात किण्वन कक्ष में भेजा जाता है। किण्वन कक्ष में जो है किण्वन कक्ष का जो टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसके बाद इसको जो है प्रभाजक स्तंभ में भेजाता है। प्रभाजक स्तंभ में जो है पूरी तरह से छनता है। छनने के पश्चात जो है आपका एल्कोहल बनता है 90% एल्कोहल। इसको जो है इस प्रकार यहाँ पर एक ड्रम लगाकर एकत्रित कर लिया जाता है और जो है इसको जो है इसी को वाष्प बोलेंगे। यही जो एल्कोहल प्राप्त होगी इसी एल्कोहल क्या बोलेंगे हम लोग, वाष्प बोलेंगे। इसको शुद्ध करके जो है एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के नियम, ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है ना। 15 को मैंने छोड़ दिया क्योंकि 15 में जो है दंड चुंबक की उत्तरी ध्रुव वाला प्रैक्टिकल था और विद्युत जनित्र वाला था। ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। यदि आपको इसकी ज़रूरत होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए आपको जो है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के सभी सब्जेक्ट की आपको प्रदर्श प्रश्न पत्र के जो है हल इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। परावर्तन के नियम की बात करें तो परावर्तन के नियम निम्नलिखित परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, यदि आपतित किरण 30 डिग्री बना रहा है तो परिवर्तित किरण भी 30 डिग्री
का कोण बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी कि I और R दोनों जो है बराबर होते हैं। इसको चित्र के थ्रू कुछ इस प्रकार से समझाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं। ये जो है आपके परावर्तन का प्रथम नियम है। दूसरा नियम आपका यह कहता है, दूसरा नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका अभिलंब है, ये आपका आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल पर उपस्थित है। ये जो है आपका परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गोलीय अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। ये जो है क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है, जो कि अध्याय 13 का क्वेश्चन क्रमांक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 9 से लिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए इसको जो है आपको चित्र में समझाता हूँ क्या होता है आपकी वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आपके जो गोलीय दर्पण है, ये जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण के आपके ध्रुव P यहाँ पर है, ध्रुव और वक्रता केंद्र C, इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी जो बीच की दूरी इसी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम कह सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब देखिए फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी को समझते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे। जो आपके गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। जिसे मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण के ये ध्रुव और ये फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे हम। आ रही बात समझ में। उसके बाद इस पूरी लेंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या होता है इसमें, ठीक है ना। देखिए चित्र में दर्शाया गया है MPN एक अवतल दर्पण है जिसका P, आप परीक्षा बोध खोल के बैठिए तो आपको समझ में आ जाए इसका, ठीक है। उस P का ध्रुव F फोकस C, उस जो दर्पण है उसका जो P क्या है, P आपका ध्रुव है, मैंने जैसे बता दिया। F क्या है आपका फोकस दूरी है, फोकस, और C क्या है आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें जो है उस दर्पण में देखने को आपको मिलेगी, ठीक है ना। तथा PC मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष है जो आपका P और C जो है ये आपका क्या है, आपका मुख्य अक्ष है। एक किरण जो है AB, उसमें एक किरण आपतित कराते हैं, एक किरण AB आपतित कराते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। जो आपके दर्पण है इस जो है इस प्रकार, ये A है और ये B है, मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार आपतित होती है, जो कि आपकी इस फोकस से होकर चली जाती है इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर वक्रता केंद्र और बिंदु B को मिलाएंगे तो कोण बनेगा यहाँ पर, है ना। यही बोलेगा ये, क्योंकि इस चीज़ को मैंने आपको पढ़ा भी दिया, इसी चैनल पर पढ़ाया हूँ, मेरा पूरा वीडियो पढ़ा है, इसको आप इसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर भी समझाता हूँ। C वक्रता केंद्र तथा P से मुख्य अक्ष है। एक बिंदु A भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। यह किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर चली जाती है। B से को मिलाइए, जब B से को मिलाते हैं बिंदु B पर दर्पण का अभिलंब होगा। बिंदु B जो है आपका दर्पण का अभिलंब होगा, क्योंकि त्रिज्या जो है परिधि के बिंदु पर अभिलंबित होती है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो परिधि के बिंदु पर जो है अभिलंब के रूप में कार्य करती है। अब परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन का नियम क्या कहता है, तो आपतन कोण ABC और परावर्तन कोण CBF दोनों बराबर होते हैं। इसे क्यों मान लेते हैं, क्योंकि हमने परावर्तन का नियम पढ़ा है ना। अब देखिए AB और PC समांतर है तथा उन्हें BC रेखा मिलाती है। आपका AB और PC समांतर है और उन्हें जो है BC रेखा जो है आपस में मिलाती है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ABC बराबर BCF, दोनों एक समान कोण होंगे, क्योंकि एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण है, और दोनों जो है बराबर होती है परावर्तन के नियम के अनुसार, ठीक है ना। तो आपका त्रिभुज बनता है, वहाँ पर त्रिभुज क्या बनता है, त्रिभुज बनता है BCF, त्रिभुज आपका BCF बनता है, और CBF आपका उस त्रिभुज में, त्रिभुज आपका BCF बनता है, उस त्रिभुज, ये त्रिभुज BCF बनता है, इस त्रिभुज में कोण बनता है CBF बराबर BCF, दोनों बराबर होंगे क्योंकि उसी त्रिभुज में दोनों कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए CF बराबर होता है BF, CF जो है BF के बराबर होगा, ठीक। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो BF बराबर PF, ये लगभग, यदि दर्पण का द्वारक यानी कि मुंह छोटा होगा तो BF जो है PF के बराबर होगा। तो CF बराबर क्या होगा, आपका PF होगा। तो CF बराबर PF और PF बराबर होता है PF, ठीक है। CF बराबर क्या होता है, CF बराबर CF प्लस PF होगा, आपका CF प्लस PF होगा, और बराबर PF प्लस
PF होगा, ठीक है ना। तो CF को हम CF और PF, ठीक है ना, हम लोग देखिए इस CF प्लस PF को हम लोग PC लिख सकते हैं। P और C ये क्या है आपके मुख्य अक्ष से जो है वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर PF प्लस PF को जोड़ेंगे तो अपने को 2PF प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल। तो आपको जो है PC बराबर R क्यों आया, क्योंकि PC को हम लोग आपके बिंदु P से C के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और वक्रता त्रिज्या को रेडियस R से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए जो है PC के बजाय हमने R लिख दिया। और यहाँ पर 2PF था तो PF बराबर क्या होगा, P यहाँ पर आपका ये बिंदु P था, दर्पण में यहाँ पर बिंदु P था, यहाँ पर फोकस दूरी था, है ना, यहाँ पर F था। तो इस P और F को हम लोग क्या बोल सकते हैं, F बोल सकते हैं, फोकस दूरी बोल सकते हैं। तो 2 का 2 ले लिया हमने, और ये PF बराबर हमने F ले लिया, तो यहाँ पर आ गया आपका 2F, ठीक है। तो R बराबर क्या होगा, R बराबर 2F, क्योंकि PC बराबर R होता है और PF बराबर आपका F होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है इस सूत्र को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, R बराबर 2F, यानी कि आपकी वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है, सीधी सी बात है, क्योंकि R इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई F, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं आपकी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित को समझाइए, अयस्क और खनिज। आपके अयस्क और खनिज को समझाइए, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, फिर आपका जो है आपके प्रदर्श प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम लोग प्रदर्श प्रश्न पत्र 1 के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपके फ्रंट में प्रदर्श प्रश्न पत्र है, और प्रदर्श प्रश्न 1 और प्रदर्श प्रश्न पत्र 2, इन दोनों के बारे में भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। इस प्रकार ABC 3 सेट होंगे, अभी जो कर रहे हैं वो A सेट है, कह सकते हैं आप। अभी जो हम लोग जिस सेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये जो आपका सेट A है, उसके बाद सेट B यानी कि प्रदर्श पत्र 1 और सेट C यानी कि प्रदर्श पत्र 2 के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। अभी केवल एक वीडियो में जो है एक ही प्रदर्श प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अयस्क क्या है, अयस्क किसे कहेंगे हम, लिखा हुआ है धातुओं के वे यौगिक जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा होती है अयस्क कहलाते हैं, यानी कि धातु की ऐसी यौगिक जिसमें जो है पर्याप्त मात्रा में जो है आपके पर्याप्त मात्रा में जो है धातु की पर्याप्त मात्रा जो है इस यौगिक को मिल जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। क्यों प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में धातु होती है ना, और पर्याप्त मात्रा में धातु हुए तो आसानी से उसको जो है छान कर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और लिखा हुआ है सभी अयस्कों का उपयोग धातु निष्कर्षण के लिए किया जा सकता है। सभी जो अयस्क होते हैं, जितने भी अयस्क हैं, इन सारे अयस्क का उपयोग हम लोग जो है धातु निष्कर्षण के लिए कर सकते हैं। और सभी अयस्क जो है खनिज आपके होते हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी अयस्क होते हैं सभी को हम लोग खनिज कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, जैसे कि इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, हेमेटाइट, बॉक्साइट आदि जो है आपके अयस्क हैं, ठीक है ना। और खनिज क्या होता है भाई, दोनों ये दोनों में टक्कर रहती है, लगता सेम टू सेम है, लेकिन पढ़ोगे तो समझ में आता है दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। धातुओं के वे यौगिक जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है, धातु के ऐसे यौगिक जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है, तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाया जाता है, तथा हमारी पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर मिट्टी के साथ सना हुआ, यानी कि मिट्टियों की अशुद्धियों के साथ पाया जाता है, खनिज कहलाता है। खनिज से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन होता है। जो खनिज होता है, इनसे जो है धातु को हम लोग को शुद्ध रूप में प्राप्त करना होगा तो ये काफ़ी कठिन होता है। और सभी खनिज को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। जितने भी खनिज होते हैं सभी को हम लोग धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग नहीं कर सकते। और सभी खनिज जो है अयस्क भी नहीं होते हैं। जितने भी खनिज प्राप्त पाए जाते हैं वो जो है सभी जो है अयस्क भी नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्ले जो होता है और जो है अभ्रक होता है, ये सारे क्या हैं आपके खनिज हैं, है ना, लेकिन ये अयस्क नहीं होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का लिखा हुआ है, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण के बचाव के कोई दो उपाय लिखे। संक्षारण मतलब होता है जंग लगना, है ना, आपको पता है जंग लगना होता है संक्षारण, ठीक है। तो संक्षारण किसे कहेंगे। लिखा हुआ है, धातुओं को हवा में खुला छोड़ देने पर हवा नमी की उपस्थिति में धात्विक ऑक्साइड बना लेता है, जिसे धातु के ऊपर
मलिन परत चढ़ जाती है, वह चमक जो है कम हो जाती है। इस घटना को हम लोग संक्षारण कहेंगे। संक्षारण किसे कहेंगे? तो कोई भी धातु को आप खुली अवस्था में छोड़ देते हैं तो वो जो है नमी और हवा से अभिक्रिया करने के पश्चात धात्विक ऑक्साइड बना लेता है, और धात्विक ऑक्साइड बनाने के पश्चात जो धातु होती है उसकी चमक जो है कम हो जाती है ना। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे, यानी कि इसी घटना को हम लोग जो है जंग लगना कहेंगे। इसमें अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था इसके बचाव के उपाय। ये तो एकदम ईजी है, मैंने तो अपने बच्चों को इतने डिटेल में पढ़ाया है कि उनको नींद में भी याद होगी ये बातें, है ना। संक्षारण से बचाव के कोई उपाय बता रहा हूँ। संक्षारण से बचाव के उपाय: धातु पर पेंट लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए। जो आपकी धातु है जैसे कि लोहे की खिड़की वगैरह है उस पर जो है पॉलिश लगा दीजिए, वार्निश लगा दीजिए, है ना। दूसरा, धातु पर पेंट धातु के ऊपर तेल की परत लगा देनी चाहिए। जो धातु है उसके ऊपर तेल की परत लगा देनी चाहिए ताकि वो जो है वो धातु जो है क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सके, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट लिखेंगे धातु पर दूसरी धातु की चादर या परत चढ़ा देनी चाहिए। उस धातु पर किसी दूसरे धातु की परत या चादर चढ़ा दो तो टेंशन नहीं है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा ही नहीं, क्योंकि अब ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा तो उसको जंग नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसी का, अथवा धातु एवं अधातु के भौतिक गुण के आधार पर 3 अंतर लिखिए। धातु और अधातु के भौतिक गुण के आधार पर हम लोग 3 अंतर बताते हैं आपको। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, पारा यानी कि Hg को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। जो पारा होती है, मरकरी होती है, उसको छोड़कर जितने भी धातु होते हैं जैसे कि लोहा, तांबा, टीना, है ना, पीतल, ये सभी क्या है आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। केवल पारा को छोड़कर, ये अपवाद है, ठीक है। जबकि अधातुएं, नॉन मेटल्स, धातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। जो अधातु होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में जो है पाई जाती है। धातुएं आघात वर्धनीय होती है, यानी आघात वर्धनीय यानी कि किसी को मार दोगे तो मर जाएगा, धातु से हथियार का काम करता है। आघात यानी कि हानि पहुंचाने वाला, तो आघात वर्धनीय होती है। जबकि जो है अधातु होती है वो भंगुर होती है। भंगुर मतलब चूर्ण के रूप में, है ना। अधातु किसके रूप में होती है? चूर्ण के रूप में होती है, भंगुर के रूप में होती है। जैसे कि रेत मान लीजिए, रेत क्या है आपका? अधातु है, धातु तो बोलेंगे नहीं उसको, तो वो क्या है? भंगुर है, चूर्ण के रूप में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा है, धातुएं तन्य होती है। जो धातु होती है उसको तना सकते हैं आप पतला कर करके, है ना। जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती है, अधातु को आप नहीं तना सकते। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं। जो धातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती हैं। धातु से जो है आप विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन अधातु से आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी जो है आपके ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर, ग्रेफाइट और आयोडीन में जो है आपके विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्कि वो खुद चार्ज के रूप में बदल जाते हैं, है ना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के रूप में, ठीक है। अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। जो अधातु होते हैं उसमें धात्विक चमक पाई जाती है, जबकि ग्रेफाइट आयोडीन को छोड़कर प्रायः अन्य धातुओं में चमक नहीं पाई जाती। आपके ग्रेफाइट यानी कि हीरा का टुकड़ा और जो आपके आयोडीन यानी कि नमक, ये सफ़ेद होता है, इनको छोड़कर सभी जो है अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। धातु कठोर होती है। धातु जो होती है कठोर होती है, जैसे कुछ अपवाद है इसके, सोडियम और पोटेशियम में जो है कठोर आपके नहीं होती हैं। और धातु को पीटने पर आवाज़ होती है और अधातु को पीटने पर जो है अपेक्षाकृत कम आवाज़ होती है, ये भी कह सकते हैं। और हीरा को छोड़कर धातु कठोर नहीं होता। जो हीरा होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है। हीरा क्या है आपका? अधातु है, उसको छोड़कर जो है सभी जो अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होती है, लेकिन हीरा जो है काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित क्रियाकलाप हाइड्रोजन के किन गुण को दर्शाते हैं। ये जो क्रियाकलाप है वो हाइड्रोजन के कौन से गुण को दर्शाते हैं? जैसे कि क्वेश्चन क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा उड़ता है। जो हाइड्रोजन गैस से अगर कोई भी गुब्बारे को भर दिया जाए तो वो जो है उड़ने लगता है। क्यों उड़ता है भाई? और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, हाइड्रोजन से भरे गैस जार के मुंह के समीप जो है जलती तीली ले जाने पर जो है पॉप की आवाज़ करती है। पॉप नामक एक फटाका होता है ना, छोटे बच्चे खेलते हैं जिससे चिट चिट मार बजता है, तो ये पॉप की आवाज़ क्यों करती है? चलिए देखते हैं इसका कारण क्या है। लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस हल्की गैस है तथा हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा उड़ता है। हाइड्रोजन गैस जो है हल्का गैस है, जो हल्का होता है वो जो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो हाइड्रोजन गैस हल्का होने के कारण जो है अक्सर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो है हाइड्रोजन गैस यदि किसी गुब्बारे में भर देते हैं तो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है। हाइड्रोजन गैस को एकत्रित करते समय यदि उसमें हवा मिल जाए तो ज्वाला के संपर्क में आते ही मिश्रण में विस्फोट हो जाएगा
अतः गैस को सावधानीपूर्वक एकत्रित करें। जो हाइड्रोजन गैस है उसको आप परख नली में डाल रहे हैं, और यदि उसमें परख नली में डालते समय यदि उसमें हवा भी चला गया, ऑक्सीजन भी चला गया, उसके बाद आपने माचिस की तीली को उसके मुंह के पास ले जाकर जला दिया, तो दोनों मिलकर जो है विस्फोट हो जाएंगे, यानी कि ब्लास्ट होगी, है ना। तो इसलिए क्या करें, आप हाइड्रोजन गैस को यदि आप भर रहे हैं तो सावधानीपूर्वक भरेंगे, ठीक है ना। उसके बाद परीक्षण करेंगे, सावधानीपूर्वक एकत्रित करेंगे, फिर परीक्षण करते हैं। जलती हुई माचिस की तीली परख नली के अंदर डाल देते हैं, परख नली के अंदर ना डालें बल्कि उसके मुंह के पास रखें। यह विस्फोट पॉप की आवाज़ होती है। यहाँ पर जो विस्फोट होगी वो चिट चिट होगी, छोटे छोटे विस्फोट होगी, और यही विस्फोट से जो आवाज़ आएगी उसी को हम लोग जो है पॉप की आवाज़ कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, है ना। हृदय का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा किन्हीं 4 भागों का नामांकित कीजिए। आपको हृदय के स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है और सारे भागों का नामांकित करना है, ठीक है ना, कोई 4 नहीं। आप सारे भाग का नामांकन करेंगे, सारे भाग में किस किस भाग को क्या क्या बोलते हैं आपको बताना पड़ेगा, आप बताइएगा, ठीक है ना। ऐसे 4 भाग को मत छोड़िएगा कभी गलती से, यदि ऐसे करते हैं तो आपका पूरा नंबर कटने की संभावना है, ठीक है ना। आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरा नाम लिखना है। जैसे कि हृदय का चित्र आपके जो है आप परीक्षा बोर्ड में अध्याय 7 में दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 का 3, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 जो होता है उसका 3रा नंबर क्वेश्चन, वहाँ जाकर के आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण ये जो क्रियाकलाप है ये जो है एकदम सरल क्रियाकलाप है, ठीक है ना। इसको आप लोगों ने किया होगा, आपके जो टीचर हैं उन्होंने जो है इसको कराया होगा। यदि नहीं कराया है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार आपका प्रदर्श प्रश्न पत्र फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।